हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यूनिवर्सिटी 2019 नवंबर दिसंबर का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आज का हमारा पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हमने 3 पार्ट में क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जिसमें हमारा पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट इनटू कंपनी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने इस पेपर का कंप्लीट किया था। ओके, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अहमदाबाद हेड ऑफिस हैज़ अ ब्रांच इन सूरत। मतलब एक अहमदाबाद में हेड ऑफिस है जिसकी ब्रांच सूरत में चल रही, मतलब एक हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांच सूरत में कंटिन्यू हो रही है। द हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच at invoice price by adding 25% profit on cost। अब देखो, ये पॉइंट आपको बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो, आपको जहां पर एक चीज बताई कि हेड ऑफिस जो है वो क्या कर रही है, ब्रांच को गुड्स सेंड कर रही है। अब हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स सेंड करेगी तो हेड ऑफिस क्या करेगी, तो हेड ऑफिस जो कॉस्ट होगा उसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करके जो इनवॉइस प्राइस है उसके ऊपर गुड्स सेंड कर रही है। देखो, ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा है, ब्रांच एट अ इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड करके ब्रांच को भेज रही है इनवॉइस प्राइस पे। मतलब ब्रांच को जो भी गुड्स मिलेगा वो इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा, और जबकि हेड ऑफिस के लिए जो भी गुड्स रहेगा वो कॉस्ट प्राइस पे रहता है। मतलब एचओ ने, मतलब हेड ऑफिस ने जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को कोई भी गुड्स सेंड किया तो उसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करके सेंड किया है। ठीक है, चलिए। तो आपको लिखा है द ब्रांच डज कैश एज वेल एज क्रेडिट। मतलब ब्रांच जो है वो कैश और क्रेडिट में अपना जो सेल्स है वो करती है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस। ओके, तो क्या बोला, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस। मतलब जितने भी खर्चे थे ब्रांच को, जितने भी खर्चे हुए थे वो सभी के सभी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस को पेमेंट करना था। हेड ऑफिस सेंड पेटी कैश to the branch for the miscellaneous expenses. Okay, the cash collected by the branch is credited in the head office. Okay, after the consider the following information, prepare the branch account. Okay, आपको एक ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, फिर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और फिर ब्रांच का हेड ऑफिस अकाउंट भी बनाना। ठीक है, मतलब ये सब आपको हेड ऑफिस की बुक्स में करना है कि ब्रांच अकाउंट बनाओ, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ब्रांच के पीएनएल अकाउंट को बना दो, और जो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन में अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे वो आप सब बनाओगे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको डेटर्स, फर्नीचर, पेटी कैश, कैश, इन सब की एक ओपनिंग बैलेंस दे रखी है। ठीक है, ये सब आपकी एसेट्स हो गई एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग, और ये रेंट आउटस्टैंडिंग वो तो क्या हो जाते हैं, लायबिलिटी हो जाती। तो एसेट की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट बैलेंस होती है, और लायबिलिटीज की कौन सी बैलेंस होती है, तो क्रेडिट बैलेंस होती है। ठीक है, तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, पहले हम इसकी एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट में। आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे जिसमें डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आप लिख दोगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसके वे आपके पास डेब्टर्स थे, फिर आपके पास यहाँ पर फर्नीचर था, फिर आपके पास पेटी कैश था, फिर आपके पास स्टॉक था। ओके, तो देखो ये सारी जो अमाउंट आपके पास थी, ओके, वो आपके पास थी 195, 48, 27 और 3,15,000।
और आउटस्टैंडिंग रेंट तो देखो वो तो क्रेडिट साइड होगा ना, लायबिलिटीज है तो, और एसेट हो तो डेबिट साइड। तो इन सब की आप अमाउंट लिख दो। कितना है देखो, डेटर्स कितना है तो 1,95,000। ठीक है, ये कितना था तो 48,000 था। ये कितना था 2,700 होगा। और ये कितना था आपके पास 3,15,000। ओके, तो यहाँ पर आपका टोटल 5,60,700। ओके, आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके पास पेपर की जेरोक्स आपके सामने रखना, ताकि आप एंट्री ठीक से देख सको। ओके, और अगर आपके पास पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक की चैनल दे रखी है, वहाँ पर मैंने 2019 के सभी सब्जेक्ट के पेपर अपलोड कर दिए, आप वहाँ से पेपर ले सकते हो। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी आप वहीं से ले सकते हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बैलेंस एक और भी था ना, जो आपकी लायबिलिटीज थी, तो उसकी बैलेंस तो क्रेडिट साइड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो क्या था तो आउटस्टैंडिंग रेंट था, मतलब आपने जो रेंट अभी तक पे नहीं किया वो वाला रेंट था। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 3,600। ये आपका हो गया पहली जो एंट्री थी ओपनिंग बैलेंस की, जितनी भी एंट्री थी वो आपने कर ली। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे में यहाँ पर देखो डेटर्स जो होते हैं, डेबिटर्स जो होते हैं, उसकी आपको ओपनिंग बैलेंस उसके अकाउंट्स में करनी होती है। यहाँ पर देखो आपको एक डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, और जिसकी ओपनिंग बैलेंस आप उसके अकाउंट में कर लोगे, यहाँ पर डेबिट साइड और यहाँ पर एक क्रेडिट साइड। मतलब यहाँ पर आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आप यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख दोगे, कितना था 1,95,000, तो आप 1,95,000 यहाँ पर लिख दो। फिर आपके पास एक दो को पेटी कैश था, तो मतलब पेटी कैश का मतलब यहाँ पर देखो ये पेटी कैश अकाउंट था, तो उसकी भी एंट्री आप उसके अकाउंट्स में कर दो। यहाँ पर ये रहा पेटी कैश अकाउंट टू, सॉरी यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था पेटी कैश का जो अमाउंट था वो 2700 था, तो आप 2700 यहाँ पर लिखते जाओ। यह आ गया आपका डेबिट साइड और यह आ गया आपका क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखो स्टॉक था, स्टॉक। तो स्टॉक का बैलेंस कौन से साइड जाता है, देखो स्टॉक का बैलेंस जाएगा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, मतलब आप यहाँ पर लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक लिखते हो तो वो कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है। कौन सी प्राइस पे लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। और यहाँ पर आपको जो स्टॉक दे रखा था वो इनवॉइस प्राइस पे था। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, इनवॉइस प्राइस पे था, देखो ये रहा इनवॉइस प्राइस पे था। ठीक है, यहाँ पर भी इनवॉइस प्राइस पे है, देखो। तो आपको इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है, आपको उसको कन्वर्ट करना है कॉस्ट प्राइस में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो आपको यहाँ पर लिखना है पहले तो कि सपोज कॉस्ट इज 100, मतलब अगर आपकी कॉस्ट 100 है तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट कितना ऐड कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर 25%, मतलब 25 हो जाएगा। इसका 25% करते हो तो मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की है और आप उसके ऊपर 25% अगर प्रॉफिट ऐड करते हो तो वो चीज़ कितने की बन जाएगी 125 पे। मतलब ये आपकी इनवॉइस प्राइस हो गई। अभी आपको क्या करना है, जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है उसका एक कैलकुलेशन बिठाना है। कौन सा, देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितने का है 3,15,000। ठीक है, तो आपको करना है ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। मतलब देखो 3,15,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, और ये जो आपके पास 3,15,000 है वो कौन सी प्राइस है, वो तो है आपकी इनवॉइस प्राइस है। मतलब देखो आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको एक कैलकुलेशन करनी है।
कि अगर आपकी इनवॉइस प्राइस 125 है, देखो अगर आपकी इनवॉइस प्राइस 125 है तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, मतलब 100 है 125 की इनवॉइस प्राइस। 125 की अगर इनवॉइस प्राइस है तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। तो आपके पास इनवॉइस प्राइस कितनी है, 3,15,000। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी, ठीक है ना, 3,15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 कर सकते हो। तो आपको आपकी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 2,52,000। और फिर 2,52,000 में आप अपना प्रॉफिट ऐड कर सकते हो। देखो प्रॉफिट कितना परसेंट था, 25%। तो उसका 25% करते हो तो आपको प्रॉफिट एलिमेंट्स कितना मिलता है, 63,000। ठीक है, ये आप ऐड करके फिर देखोगे तो वापस आपका 3,15,000 ही अमाउंट आ जाएगा। अब इसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, तो देखो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गई 2,00,000, ठीक है, 2,52,000। मतलब वो जो कॉस्ट प्राइस थी वो आप यहाँ पर लिख दो 2,52,000। ओके, और यहाँ पर जो प्रॉफिट की अमाउंट जो थी, या आपने जो प्रॉफिट ऐड किया था 63,000, वो जो है वो आप ब्रांच के अकाउंट्स में क्रेडिट साइड लिख दोगे कि यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। मतलब जो आपका डिफरेंस था वो कितना डिफरेंस था, 63,000 आपका प्रॉफिट था वो। मतलब देखो इनवॉइस प्राइस में से अगर आप डिफरेंस यहाँ पर लिख देते हो तो एक तरीके से वापस वो जो इफेक्ट है वो तो कॉस्ट प्राइस की हो गई ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको करना। अब क्वेश्चन में आगे बढ़े तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस। वापस देखो 8,25,000 दे रखा है। मतलब देखो यहां पर वापस गुड्स सेंट की एंट्री करेंगे, गुड्स सेंट कैसे निकालोगे, तो वापस देखो इनवॉइस प्राइस अगर 125 है तो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। तो अगर 8 लैक्स कितना था आपके पास, 8,25,000। अगर 8,25,000 अगर आपकी अमाउंट है तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है। तो निकालो 8,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस होगी 6,60,000। ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और फिर उसमें क्या करोगे, 25% आप प्रॉफिट ऐड कर लोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐड कर दो 25%, मतलब 165,000 आपका प्रॉफिट। तो वापस आपको 825 का ही आंसर मिल जाएगा जो कि आपकी आई थी इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब देखो कॉस्ट, प्रॉफिट और इनवॉइस प्राइस, और ये जो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड किया था ब्रांच को, वो कहाँ पर लिखा जाता है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट कितना, 8,25,000। और जो भी प्रॉफिट का डिफरेंस आया वो सामने की तरफ लिख लोगे। मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच डिफरेंस कितना आया था, तो डिफरेंस आया था 165, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दो। और ये जो कॉस्ट है उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो, ठीक है। ये जो कॉस्ट है उसको आप कौन से अकाउंट में लिख दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिख देंगे यहाँ पर, या आपकी जो कॉस्ट थी वो यहाँ पर लिख देंगे गुड्स सेंट 6,60,000। ओके, अब देखो गुड्स सेंड किया ब्रांच को, ठीक है। मतलब ब्रांच को गुड्स सेंड किया, मतलब यहाँ पर वापस रिटर्न भी तो हुआ होगा। देखो यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर उसके बाद के एक पॉइंट छोड़ के कि 33,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, और वो भी इनवॉइस प्राइस पे। अब इनवॉइस प्राइस है, वापस कैलकुलेशन करेंगे, मतलब गुड्स रिटर्न
रिटर्न। अगर गुड्स रिटर्न हो रहा है तो कितना कितना गुड्स रिटर्न होगा 33,000। तो देखो 125 की अगर इनवॉइस प्राइस है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 100। तो 33,000 की इनवॉइस प्राइस पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगी वो आप कैलकुलेट कर लो। मतलब 33,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 कितना आ रहा है। तो 26,400 की आपकी अमाउंट आ जाएगी कॉस्ट प्राइस की। और उसके ऊपर आप 25% ऐड कर लो अपना प्रॉफिट को। तो 25% प्रॉफिट ऐड करोगे तो 6600 प्रॉफिट आ गया। और फिर आप देखो वापस आपका 33,000 का इनवॉइस प्राइस आ गया। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर 33,000 लिखोगे कौन सी साइड। देखो गुड्स जब सेंड किया था तब आप कौन सी साइड लिख रहे थे डेबिट साइड। अब गुड्स रिटर्न आएगा तो कौन सी साइड लिखोगे क्रेडिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड लिख दोगे। मतलब यहाँ पर लिख देंगे गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। कितना रिटर्न किया था 33,000। और जो गुड्स रिटर्न किया था उसमें प्रॉफिट कितना था तो वो आपका आया 6600। जब अभी आपने फाइन किया वो आप यहां पर लिख दोगे। मतलब गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच और लिख दोगे यहां पर डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन में एक डिटेल्स थी जिसमें आपको 40,000 का फर्नीचर सेंट टू ब्रांच ऐसा लिखा है। वो भी कौन सी तारीख पे लिखा है देखो 1/7/2008। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक डेट भी दे रखी है। इस तारीख को आपने एक फर्नीचर ब्रांच को सेंड किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर सेंट टू ब्रांच। ओके, यहाँ पर हम लिख देंगे फर्नीचर सेंट टू ब्रांच। यहाँ पर लिख दो टू फर्नीचर सेंट। ओके, फर्नीचर सेंट टू ब्रांच। कितने का फर्नीचर सेंड किया था 40,000। खत्म, कंप्लीट हो गया। ओके, एक एंट्री जो थी हमने अभी पहले किया जिसमें गुड्स रिटर्न हुआ था। तो वो जो गुड्स रिटर्न किया था उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 26,400। तो वो जो है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ से लेस हो जाएगा 26,400। मतलब यहाँ पे लिख देंगे गुड्स रिटर्न। ओके, मतलब देखो 6,60,000 में से 26,400 का गुड्स तो वापस रिटर्न हो गया। मतलब 6,33,600 का ही गुड्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर है कैश सेल। ओके, यहाँ पर है कैश सेल। अब देखो कैश सेल का पैसा डायरेक्टली कौन ले रहा है एचओ। ऐसा आपको ऊपर हेडिंग में दे रखा है। आपको ऊपर हेडिंग में दे रखा है कि हेड ऑफिस ही सारे कैश के पैसे ले रही है। जितने भी अगर मानो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके रिलेटेड जो भी पैसा है वो कलेक्शन कौन कर रही है हेड ऑफिस कर रही है। मतलब आप यहाँ पर लिख दोगे बाय कैश अकाउंट और लिख दोगे कैश सेल। कितना कैश सेल किया 2,25,000। ओके, अब कैश सेल 2,25,000 किया तो मतलब कैश सेल तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। अगर आप बेचते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो आता है ना कैश सेल। मतलब यहाँ पर भी लिख दो कैश सेल कितना 2,25,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है टोटल सेल्स। अब देखो टोटल सेल्स है उसमें गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स भी है। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स भी है, ध्यान रखना। मतलब आपने कितना सेल्स किया तो देखो आपने जो टोटल सेल्स किया वो 11,55,000 रुपीज़ का सेल किया। अगर उसमें से अगर आप कैश वाला सेल्स निकाल दो मतलब देखो अगर इतना बेचा है तो उसमें से ये सेल्स तो कैश था।
ठीक है, अगर टोटल आपने इतना बेचा, ये आपका जो टोटल सेल्स था, अगर उसमें से अगर आपने कैश सेल निकाल दिया तो बच गया वो कौन सा होगा, क्रेडिट सेल होगा। ठीक है, जो बच गया वो क्रेडिट सेल्स होगा। कितना बच गया देखो, 11,55,000 में से 225 अगर लेस कर देते हो तो 9,30,000 आपने क्रेडिट में बेचा होगा। और क्रेडिट सेल्स के बाद यहाँ पर देखो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब यहाँ पर आप 51,000 का जो आपने क्रेडिट सेल्स किया था, क्रेडिट सेल्स जनरली करते किसको है, क्रेडिट सेल्स करते किसको है, डेटर्स को ही तो करते हैं। और डेटर्स में से उन्होंने क्या कर दिया, 51,000 का गुड्स तो वापस कर दिया अपने को, तो मतलब हमने जो गुड्स बेचा था वो 8,79,000 का बेचा था, ये मतलब नेट क्रेडिट सेल्स आ गया। और ये जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो आप यहाँ पर लिख दो 8,79,000। ठीक है, यहाँ पर लिख दो नेट क्रेडिट सेल और उसमें ऐड कर लो 225 को, मतलब 11,04,000 आपका टोटल सेल्स आ गया, हो गया। और क्रेडिट सेल्स कहाँ पर लिखोगे, तो देखो ब्रांच अकाउंट जब बनाते तो ब्रांच के डेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, तो मतलब क्रेडिट सेल्स यहाँ पर आता है, क्रेडिट सेल्स। अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो कितना क्या आता है, 9,30,000 वो यहाँ पर आएगा आपको। ठीक है, जो हमने अभी पर कैलकुलेट किया। और जो कस्टमर ने अपने को 51,000 रिटर्न किया था वो यहाँ पर लिख दो 51,000 बाय गुड्स रिटर्न। ओके, चलो ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ओके, तो डिस्काउंट दिया देखो डेटर्स को, तो देखो डेटर्स को अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो डेटर्स के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, कितना दिया, 4,500। बैड डेप्ट है वो भी डेटर्स के अकाउंट में लिख दो 18,000। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर लिखो बाय डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट गिवन, कितना दिया था डेटर्स को, 45। और बैड डेप्ट कितना हुआ था, 18,000 का। ओके, अब देखो डिस्काउंट अगर आप देते हो तो क्या होता है, अगर आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपका क्या है, लॉस है ना। आप डिस्काउंट देते हो और बैड डेप्ट का मतलब घाल खात नुकसान हो गया, तो ये जो है उसकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस में कर दो, प्रॉफिट लॉस में कर दो यहाँ पर। मतलब यहाँ पर लिख दो डिस्काउंट गिवन और यहाँ पर लिख दो बैड डेप्ट। ओके, जो बैड डेप्ट है वो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है, डिस्काउंट गिवन वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कैश डायरेक्ट सेंट टू हेड ऑफिस बाय डेटर्स। मतलब देखो डेटर्स ने क्या किया, डायरेक्ट डायरेक्ट हेड ऑफिस को पेमेंट कर दिया कि भाई देखो आपका जो पैसा था वो ये ले लो। ठीक है, तो पहले तो 2,04,000 की एंट्री आनी चाहिए कहाँ पर, ठीक है, पहले तो 4,000 की एंट्री कहाँ पर आनी चाहिए, तो ब्रांच अकाउंट में आनी चाहिए 2,04,000 क्रेडिट साइड बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। और 2,04,000 डेटर्स से पास मिला तो डेटर्स के अकाउंट में भी आना चाहिए 2,04,000। आप यहां पर लिख दोगे बाय कैश डायरेक्टली गिवन टू एचओ। ओके, डायरेक्टली मतलब देखो एचओ को डायरेक्ट पैसा दे दिया, जो भी आपने
ये आता हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। मतलब देखो कितना एक्सपेंस पेड किया, देखो हेड ऑफिस ने कितना एक्सपेंस पे किया। तो देखो हेड ऑफिस ने जितना भी एक्सपेंस पे किया वो सब आपका ब्रांच अकाउंट में पहले लिख दो। वेजिस, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ पहले ब्रांच अकाउंट में लिख दो, बिना कोई देखे ब्रांच अकाउंट में सीधा लिख दो। ठीक है, यहाँ पर टू कैश, ओके, टू कैश, ठीक है, डायरेक्ट पहले यहाँ पर लिख दो। ओके, और फिर इसकी अमाउंट जो जो थी वो आप लिख दो। चलो, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या था, वेजिस था, ठीक है, फिर आपके पास था रेंट, वेजिस एंड सैलरी था, फिर आपके पास था रेंट, फिर आपके पास था इंश्योरेंस, ओके, उसके बाद था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और ये सब मिला के आपके पास कितना एक्सपेंस ऐसा था जो ब्रांच के भी आप पे एचओ ने किया था। ठीक है, तो ये आपका जितना भी एक्सपेंस था वो आप यहाँ पर पहले लिख दो, और इन सब का टोटल 1,41,000 आप यहाँ पर भी लिख दो। ठीक है, चलिए अब ये एक्सपेंसेस की जो दूसरी एंट्री है वो बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार ब्रांच अकाउंट पहले पूरा कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद आप बाकी की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर आपके पास जो इंश्योरेंस है वो अप टू लिखा है, अप टू 30/6/2019। मतलब यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस है उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका देखो इंश्योरेंस जो है वो 30/6/2019 तक पे कर दिया, जबकि आपकी जो बैलेंस शीट है वो कब बनती है, आपका साल कब खत्म होता है, 31/3/2019 को खत्म हो जाता है। मतलब आपने यहाँ पर 3 मंथ का एडवांस में पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट। ठीक है, आपने 3 महीने का क्या कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर लिया। मतलब देखो 14,400 का 3 महीना अगर आप करते हो कैलकुलेट, तो देखो यहाँ पर आपको 14,400 का 3 मंथ अगर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाए 3,600। मतलब आपने इतना पेमेंट एडिशनल, एक्स्ट्रा एडवांस में पे करके रखा है। ठीक है, और एडवांस में पे करके रखा है मतलब ये आपकी क्या हो जाती है, एक तरीके से एसेट्स हो जाती है। ठीक है, करंट एसेट्स हो जाती है। ओके, चल, तो इसकी जब एंट्री करेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी इसकी कैलकुलेशन करके रख दो। पेटी कैश सेंट टू ब्रांच, ओके, 900 रुपए की पेटी कैश सेंड किया था ब्रांच को। ओके, चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं दो। तो देखो एक तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, मतलब यहाँ पर लिख देंगे कैश सेंट टू एचओ, सॉरी ब्रांच, कैश सेंट टू ब्रांच। ओके, और ये जो पेटी कैश आपने सेंड किया वो आप यहाँ पर लिख दो पेटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड, मतलब कैश सेंड टू ब्रांच। ओके, कैश सेंड टू ब्रांच। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो डेटर्स है वो आप बताओ। तो डेटर्स देखो, डेटर्स कितने हैं, 2,16,000। मतलब आपके पास जो 2,16,000 के डेटर्स है उसकी एंट्री कहाँ पर मारोगे। तो देखो ये तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस है। तो कहाँ पर लिखोगे, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटी कैश, या कहाँ पर लिखोगे। ओके, तो चलो इसको आप क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे ब्रांच अकाउंट में आप लिख दोगे। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर तो ढूंढना पड़ेगा, फिर आपके पास पेटी कैश की क्लोजिंग बैलेंस है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। अब देखो यहाँ पर भी ये सब चीज़ जो है वो आपकी एसेट हो गई एक तरीके से। ठीक है,
और जो एसेट है उसकी क्लोजिंग बैलेंस जो है उसकी मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस आप कौन सी साइड लिखोगे, ठीक है। अगर आपने एसेट की ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखी है मतलब उसकी क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। ओके। और आउटस्टैंडिंग मतलब अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई भी एक्सपेंस आपने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ब्रांच अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे, एज ए लायबिलिटी के तौर पे डेबिट साइड। ओके। चलिए तो उसकी एंट्री कर लेते हैं ब्रांच अकाउंट में यहां पर। ओके। चल तो देखो सबसे पहले यहां पर एक एंट्री करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले आपको याद है ऊपर फर्नीचर था और फर्नीचर का आपको फाइंड आउट करना था अमाउंट। चलो कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे। डेटर्स था, डेटर्स का अमाउंट 2,16,000 आपके पास था। फिर आपके पास स्टॉक था, तो स्टॉक की अमाउंट कितनी थी, देखो स्टॉक की अमाउंट 2,85,000 थी। फिर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस था। ओके। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस था, याद है वो 3,600 मैंने ढूंढा था, वो आपको यहां लिखना है। और पेटी कैश अकाउंट जो आपका क्लोजिंग बैलेंस में था वो आप यहां पर लिखो, ठीक है। अब आपको फर्नीचर एक फाइंड करना पड़ेगा, एक फर्नीचर की अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पर दो क्लोजिंग बैलेंस को दूसरी जगह भी लिखना पड़ेगा, डेटर्स और आउटस्टैंडिंग, सॉरी डेटर्स और पेटी कैश। डेटर्स और पेटी कैश की हमें दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, वो यहाँ जाएगा। देखो डेटर्स और पेटी कैश यहाँ पर डेटर्स अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना डेटर्स का बैलेंस कैरिड डाउन था, 2,16,000। और पेटी गैस का यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कितना आएगा, 2,100। अब देखो पेटी कैश में तो और कोई एंट्री होती नहीं है, 4 एंट्री जनरली पेटी कैश में आती, तो उसको आप क्लोज करके बता सकते हो। देखो 3,600 का टोटल कैश यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस कम पड़ रहे। तो देखो अगर ये लेस करते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर मिलेंगे, वो कौन से, मतलब पेटी कैश में अगर इस साइड अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो होगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, वो आपका क्या होगा, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस जो है वो ब्रांच ने किया होगा, ब्रांच को जो कैश मिला था, ठीक है, ब्रांच को जो एचओ से कैश मिलता है उसमें जो छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो ब्रांच करती है, वो इस हिसाब से करती है। वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पर एंटर कर लोगे पीएनएल अकाउंट में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये कहाँ से मिलेगा आपको, पेटी कैश अकाउंट से मिलता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिख दिया, आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन के अंदर कुछ और डिटेल्स है आपके पास, देखो। हाँ, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी था। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी आपकी जो अमाउंट है कितनी है, 4,500। मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी जो दिख रही है आपको, वो आप यहाँ पर लिखोगे डेबिट साइड, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। मतलब 4,500 की सैलरी अभी तक पे नहीं की है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो आपको यहाँ पर ब्रांच का एक डेप्रीशिएशन, जो ब्रांच ने जब फर्नीचर सेंड किया था उसका डेप्रीशिएशन का अमाउंट देखो यहाँ पर कितना है, 12.5, मतलब 12.5 फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करें। अब देखो आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास एक फर्नीचर था 48,000 का, जो कि बहुत पहले से था। मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो फर्नीचर जो था वो 48,000 का था। अगर उसके ऊपर डेप्रीशिएशन गिनता हूँ 12.5%,
मतलब 48,000 पे 12.5% कितना होता है, 6,000 हो जाएगा। मतलब 6,000 का डेप्रिसिएशन अगर गिनो तो यहाँ पर 42,000 रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा, मतलब ये मेरी क्लोजिंग बच जाएगी। हुआ। और जो न्यू फर्नीचर था, न्यू फर्नीचर कहाँ गया? न्यू फर्नीचर देखो यहाँ पर, ये रहा न्यू फर्नीचर। आपके पास यहाँ पर एंट्री किया था आपने 40,000। अब ये फर्नीचर तो कौन सी तारीख पे भेजा था ब्रांच को? देखो सेंड कौन सी तारीख पे किया था, क्वेश्चन में अवेलेबल होगा डेटा। देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में अवेलेबल है 1/7/2018, 1/7/2018। मतलब यहाँ पर 1/7/2018 को ये डेटा आपने, मतलब ये डेटा आपको दे रखा है कि 1/7/2018 को ब्रांच को सेंड किया था ये फर्नीचर। तो यहाँ पर जब डेप्रीशिएशन गिनने की बारी आएगी, जब टाइम आया अब डेप्रीशिएशन गिनने का, तो कैसे गिनेंगे? देखो 40,000 के ऊपर 12.5% डेफिनेटली। और इधर से आप कितने तक डेप्रिसिएशन गिनोगे? तो देखो आपका क्लोजिंग कब होता है? 31/3/2019 को होता है ना। मतलब यहाँ पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 40,000 के पर 12.5% के हिसाब से अगर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो 3750 आएगा। और वो अगर आप लेस करो तो आपको 36,250 का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। अब दोनों क्लोजिंग बैलेंस जो है उसको ऐड कर लो। मतलब देखो टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना आ गया? 42,000 प्लस 36,250 कितना हो गया? 42,000 प्लस 36,250 मतलब यहाँ पर 78,250 का क्या हो गया? फर्नीचर का अमाउंट टोटल आ गया। और ये आप यहाँ पर लिख दोगे 78,250 हो गया। और फिर सबको टोटल कर लो तो देखो टोटल कितना आ रहा है? 5,84,950। ओके, कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद जो फर्नीचर का जो डेप्रीशिएशन था, जो आपने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया था, वो कितना था? देखो ये 6,000 था, ये 3,750। मतलब टोटल डेप्रीशिएशन कितना है? 6,000 प्लस 3,750, मतलब कितना आएगा? 9,750 आएगा। और डेप्रीशिएशन मतलब कहाँ पर आएगा? पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीशिएशन होगा। 9,750 यहाँ पर लिख देंगे 2 डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक दो चीज ऐसी भी चीज थी, एक दो चीज ऐसी भी थी जो आपने अभी तक पीएनएल में नहीं लिखा है। देखो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको पीएनएल में लिखने चाहिए कि नहीं? ठीक है, ये जो सारे एक्सपेंसेस है वो पीएनएल में लिखने चाहिए थे। तो देखो आपने वेजेस पे किया था 42,000 का। कितना वेजेस पे किया था? तो यहाँ पे लिख देंगे 2 वेजेस पे 42,000। और आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो था। देखो क्वेश्चन में 4,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी था, अभी एकदम लास्ट में था। ठीक है, वो हमने यहाँ पर ऐड किया था, ये रहा आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। तो इसके साथ वो ऐड करके दिखा देंगे ना 42,000 के साथ। ठीक है ना, मतलब आपके पास यहाँ पर 46,500 का वेजेस सैलरी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था तो रेंट था, कितना रेंट था? तो क्वेश्चन के अंदर देखो रेंट होगा आपके पास 45,600। और रेंट आपका स्टार्टिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग भी था। देखो ये आउटस्टैंडिंग रेंट था, ठीक है आपके पास।
मतलब ओपनिंग में आपके पास 3600 आउटस्टैंडिंग था, तो आप क्या करोगे, देखो 45,000 का आपके पास रेंट, 45,600, और उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट होता है तो आप क्या करोगे, लेस होता है, और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो आप क्या करते हो, यहाँ पर ऐड करते हो। ठीक है, मतलब साल के एंड में अगर कोई चीज़ पे करनी बाकी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, पे करनी बाकी है, तो आप उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे P&L अकाउंट में। और अगर मानो साल के स्टार्टिंग में कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग थी और इस साल आपने पूरा रेंट पे कर दिया, तो उसमें से आप लेस कर दोगे, क्योंकि इतना रेंट तो आपने पिछले साल का पे किया होगा। हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर था एक इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में तो देखो आपने एक कैलकुलेशन भी किया था कि आपने टोटल इंश्योरेंस पे कितना किया था, 14,400, उसमें से 3,600 तो आपने एडवांस में भर दिया था। मतलब 14,400 के इंश्योरेंस में से 14,400 के इंश्योरेंस में से आपने एडवांस पे कितना कर दिया, 3,600। ओके, 3,600 तो आपने एडवांस में पे कर लिया, मतलब आपका करंट ईयर का इंश्योरेंस तो सिर्फ इतना ही था। ओके, और फिर था एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आपने एडवर्टाइज के लिए कितना एक्सपेंस किया था वो भी यहाँ पर है, देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 39। तो मतलब 39,000 आप यहाँ पर लिख दोगे, 39,000 हो गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखो सारे एंट्री हो जाने के बाद आपको पेटी कैश अकाउंट अगर आपने बंद नहीं किया, अगर क्लोज नहीं किया, तो पहले उसको क्लोज कर दो। और अगर उसको क्लोज कर चुके हैं तो अब आप पहले डेटर्स के अकाउंट को क्लोज करो। देखो डेटर्स के अकाउंट को क्लोज करोगे तो 195 प्लस 9,30,000 मतलब 11,25,000 आपका यहाँ पर बन रहा है टोटल, और यहाँ पर 11,25,000 आपका टोटल बनना चाहिए इस साइड। ओके, और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो चेक कर लो कितना डिफरेंस आ रहा है, वो पहले निकाल लो। आपका टोटल डिफरेंस आ रहा है 6,31,500, 6,31,500। ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, देखो अगर आपने डेटर्स को बेचा होगा तो पूरे साल उसने पैसा भी तो कुछ दिया होगा ना, ऐसा थोड़ी है वो सिर्फ अपने पास से उधार पे खरीद के रहा होगा। मतलब ये जो था वो कैश रिसीव्ड होगा फ्रॉम डेटर्स, समझे, ये कैश अकाउंट में लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। मतलब ये आप कहां पे लिखोगे, तो देखो इसकी दूसरी एंट्री होती है यहां पर ब्रांच अकाउंट में। इसकी दूसरी एंट्री कहां पर होती है, ब्रांच अकाउंट में, 6,31,500। ठीक है, उसकी दूसरी एंट्री कहां पे होती है, ब्रांच अकाउंट में होगी, और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ओके, तो इतना पहले काम कंप्लीट करना था। और एक लास्ट काम, जो देखो आप यहाँ पर स्टॉक देखे थे आपने, अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक देखा होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक के बाजू में इनवॉइस प्राइस मिल रहा था, तो उसकी भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जैसे ओपनिंग स्टॉक में किया था। ठीक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक में आपने कैलकुलेशन की थी वैसे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। मतलब देखो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 285, मतलब देखो 125 का क्लोजिंग स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 100 थी कॉस्ट वैल्यू, तो 285 के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। मतलब देखो 285 को इंटू 100 करेंगे डिवाइड बाई 125, तो मतलब 228,000 और प्लस करेंगे 25%, क्या करना है, प्रॉफिट। ओके, तो आपका यहाँ पर इसके 25% कर लो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वापस 57,000, तो वापस आपका 285 इनवॉइस प्राइस बन जाएगी।
अब ये जो कॉस्ट प्राइस आपने निकाला, ठीक है, वो आप कहाँ पर लिखोगे? वो आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, वो आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप पहले उसको जाके लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट में 228,000 क्या लिखोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आपका प्रॉफिट आया था वो आप देखो, क्लोजिंग स्टॉक जब आपने यहां पर लिखा तो इनवॉइस प्राइस पे लिखा था, मतलब उसका जो डिफरेंस था प्रॉफिट का वो आपको उसके ऑपोजिट साइड लिखना चाहिए। मतलब यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जो आपका डिफरेंस आएगा वो कितना डिफरेंस आया था वो हमने अभी निकाला था। कितना डिफरेंस था प्रॉफिट का? ये रहा प्रॉफिट का डिफरेंस था 57,000। तो वो आप 57,000 आप यहां पर लिख दो, 57,000 हो गया। तो देखो ये आपका पूरा 100% कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप करो इसका टोटल। अगर आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो देखो, अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है पहले चेक कर लो पूरा, 165 और ये 333,000, 225,000, 2,04,000, 631, 500 और 5,84,950। मतलब देखो आपका अगर टोटल आ रहा है तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 19,10,050 और इस साइड 19,10,050 आना चाहिए। चेक कर लो, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ओके, जो आपका डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जो प्रॉफिट किसने कमाया? ब्रांच ने, ठीक है। जो भी डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट हो गया, जो ब्रांच ने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। मतलब देखो प्रॉफिट कितना आ गया? 2,74,350। ये जो आया वो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, जो जाएगा कहाँ पर? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब आप यहां पर क्लोज करो ट्रेडिंग अकाउंट को। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर 11,04,000 का सेल्स प्लस 2,28,000, मतलब यहाँ पर आपका 13,32,000 का टोटल था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप माइनस करते हो डेबिट साइड की डिटेल्स को तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 4,46,400 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। ये आपने अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया और ये प्रॉफिट आप कहां पे ट्रांसफर कर दोगे? यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 4,46,400। ओके, अब इसका टोटल करो तो देखो 4,46,400 और यहां पर 4,46,400 आना चाहिए। चेक कर लो, जो डिफरेंस आ रहा है वो अपना नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो अपना नेट प्रॉफिट होगा, चेक कर लो। ओके, तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 274,350 आ रहा है और ये जो प्रॉफिट आया वो हमारा है नेट प्रॉफिट। ओके, तो देखो ये जो नेट प्रॉफिट है वो आपका ब्रांच के प्रॉफिट्स के साथ टैली होना ही चाहिए, तो आपका क्वेश्चन हमेशा राइट बन सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ का प्रॉफिट और यहाँ का जो प्रॉफिट है
P&L अकाउंट का, वो अगर आपका टैली हो गया मतलब आपका क्वेश्चन राइट है। ये दोनों सेम आएंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका पेपर का। ये जो ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन, इसकी एंट्री सारी देख लो, ऑलमोस्ट इसमें सारी एंट्री आ जाती है, सभी कवर हो जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, मोस्टली सब एंट्री को कवर करके दे रहा है। ओके, चलिए, गुड बाय।